जो हम लोग ने पहला जो स्टार्ट किया था, जो एक सीरीज़ हमने जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक्सेल का, आज उस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करने वाले हैं और एक्सेल के बारे में भी कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरा चैनल का जो रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दिएगा ऑल में, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख के अपना फ़ायदा उठा सके और अपने आप को नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ नाउ पहला वीडियो जो है मैंने उसको डाल दिया था, उसके बारे में चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक था वो आप लोग देख लिए होंगे मेरे चैनल पे। अब एक दूसरा टॉपिक भी आएगा और अब ये तीसरा टॉपिक आ रहा है। अब आने से पहले मैं इस एक्सेल पे जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेना चाहता हूँ। एक्सेल एक ऐसा मोस्ट डिमांडिंग, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल है जो हर ऑफिस, हर कॉरपोरेट, हर छोटा से छोटा मीन्स स्मॉल बिजनेस से लेके मीडियम साइज और मैक्रो लेवल बिजनेस, मतलब बहुत बड़ा से बड़ा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अब जब आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये जब कोर्स आप लोग कहीं पर भी कर रहे हो, चाहे वो आप मेरे चैनल के थ्रू अगर आप सीख रहे हो एक्सेल, या फिर आप कोई जगह से कोर्स कर रहे हो, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल में जो लोगों ने मुझसे पूछा कमेंट में, और साथ ही साथ मेरा जो फेसबुक का जो पेज है उसमें भी किसी ने कमेंट करके पूछा कि सर ये एक्सेल का कोर्स करने के बाद, एक्सेल को सीखने के बाद मेरा क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा और इससे मैं कहाँ कहाँ पे जॉब मुझे मिल सकता है, इसका करियर ग्रोथ कैसा है, इसका सैलरी कैसा है, इसमें मुझे कितना सैलरी मिल सकता है स्टार्टिंग, और इससे जब मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा 3 साल 4 साल 5 साल का, तो फिर वो टाइम मेरा सैलरी कहाँ तक जा सकता है और इससे मेरा करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मेरा करियर पे क्या फ़ायदा होगा हमको, और इससे मेरा कहाँ तक कि इसका करियर ग्रोथ है, इसका जॉब का डिमांड क्या है, ये सारा चीज़ का जवाब मैं दूंगा। तो जैसे कि अगर आप लोग ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहला वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अगर ये वाला वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरा जो भी वीडियो उसको पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कुछ ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच कर लेता हूँ जो कि अगर आप लोग ने स्किप कर दिया तो वो मिस हो जाएगा। तो इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप उसको मिस कर जाएंगे। तो इसलिए मेरा जो वीडियो उसको स्किप मत कीजिएगा, मेरा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि आदमी लोग जानना चाहते हैं कि सर इसमें क्या करियर ग्रोथ है, एक्सेल सीख के हम लोग कहाँ पे हम लोग को जॉब मिल सकता है, कौन कौन से जगह में हम लोग को जॉब मिल सकता है, कैसा जॉब मिल सकता है। तो इसका जवाब है कि एक्सेल को सीखने के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं और कहीं पर भी आपका करियर बन सकता है। लेकिन एक्सेल को सीखने के बाद, एडवांस एक्सेल को सीख लेने के बाद, पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद एक एडवांटेज बहुत बड़ा होता है कि आप एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने नोट पैड में हम लोग ने जो इसको नोट डाउन किया है। ये मैंने सर्वे किया और बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये डेटा को बनाया है, और डेटा को बनाने के बाद मुझे ये पता चला जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे एक्सेल सीखने के बाद आप अपना करियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में आप लोग देख सकते हैं अपने करियर को, जहाँ पे आप लोगों को एडमिन का रोल प्ले करना पड़ेगा। वहाँ पे जितना सारा डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करना, क्लाइंट के साथ हैंडल करना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, जो इंटरनल स्टाफ है उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, टैक्स का और जीएसटी वगैरह का सारा फाइनेंस जितना रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट है उसको मैनेज करना, और जितना इनसाइड वर्क और आउटसाइड वर्क को भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसका जो सैलरी होगा वो 20K से 30K तक जाएगा, और ये स्टार्टिंग से 2 साल तक के एक्सपीरियंस तक के इसका सैलरी होगा।
उसके बाद अब हम लोग आते हैं वो है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का तो आप लोग जानते ही हैं कि अकाउंटेंट क्या करता है। अकाउंटेंट एक फाइनेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग और जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस को देखना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना, और साथ ही इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है वो सबको हैंडल करना, देखना, परचेज एंट्री, सेल एंट्री को देखना होता है अकाउंटेंट का काम। तो इसमें सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 8K से 12K तक रहेगा अगर आप कोई भी, लेकिन डिपेंड करता है, ये जो मैंने जितना बताया है, जितना भी मेरे पास डेटा जो है, ये डिपेंड करता है आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस और कंपनी का क्या, कितनी बड़ी कंपनी है, वो स्मॉल साइज कंपनी है या फिर बिग साइज कंपनी है, और उसका इंडस्ट्री क्या है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आते हैं वो है रिटेल मैनेजर। ये रिटेल मैनेजर नाम से पता चल रहा है कि ये रिटेल मैनेजर होता है जो रिटेल इंडस्ट्री में या फिर रिटेल कोई मॉल, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई रिटेल कोई शॉप वगैरह हो गया, कोई होलसेल शॉप हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा होलसेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वहाँ पे इसके ज़रूरत पड़ता है ये रिटेल मैनेजर का। तो इसके सैलरी लगभग स्टार्टिंग 20K से 25K तक रहता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कॉस्ट एस्टिमेटर। कॉस्ट एस्टिमेटर जो होता है वो बेसिकली एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट रिलेटेड ही होता है, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट निकालना पड़ता है, और ये ज़्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी में ये कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एस्टिमेटर का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। तो इसका सैलरी 25K से 35K तक के होता है। इसका अगर एक्सपीरियंस अगर आप 2 साल या 3 साल तक अगर आप लें तो 25 से 25K से 35K तक जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं वो है फाइनेंस एनालिस्ट। ये फाइनेंस एनालिस्ट बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, जैसे कि अकाउंटेंट, कॉस्ट एस्टिमेटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, ये 4 जो मैंने बताया ये बहुत डिमांडिंग और बहुत बूमिंग जॉब कैरियर है ये वाला, क्योंकि ये हर इंडस्ट्री में इसका ज़रूरत पड़ता है। अकाउंटेंट का ज़रूरत हर इंडस्ट्री में पड़ता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप कोई IT सेक्टर में हो, कोई मॉल में हो, या फिर कोई सुपर मार्केट में आप काम कर रहे हो, कोई हेल्थ केयर सेंटर में आप काम कर रहे हो, कोई BPO में आप काम कर रहे हो, कोई मेडिकल सेंटर में आप काम कर रहे हो, या फिर कोई टैक्स कंसल्टेंसी में आप काम कर रहे हो, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे वो आप छोटा कोई मोदी दुकान है, चाहे वो कोई स्टोर है, चाहे आप उसमें काम कर रहे हो, या फिर कोई एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, गूगल जैसा कंपनी, ये सब कंपनी में भी अकाउंटेंट का ज़रूरत पड़ता है, फाइनेंस अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जितना कंपनी का सारा डेटा, कंपनी का सारा प्रॉफिट एंड लॉस वो अकाउंटेंट ही संभालते हैं, वो फाइनेंस अकाउंटेंट ही संभालते हैं, वो फाइनेंस एनालिस्ट ही संभालते हैं। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं उसके बाद, तो फाइनेंस एनालिस्ट का जो सैलरी होगा वो 35 से 45K तक, लेकिन हाँ इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका जो सैलरी है वो ये लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा, तो ये लोकेशन के हिसाब से ये 35K से 45K तक जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, जो जितना सारा प्रोजेक्ट होता है उसको हैंडल करने के लिए जो काम आता है, तो उसके लिए जो काम के लिए आता है, उस काम के लिए आपको सैलरी आपका 40 से 50K तक जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस पे और आप किस कंपनी में आप जा रहे हो, वो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। उसके बाद आते हैं वो है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली होता है जो डेटा एनालिस्ट से थोड़ा नीचे होता है, लेकिन इन लोग दोनों का लेवल 19-20 मीन्स 19-20 के फ़र्क में रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे आप लोग, इसका 2 लेवल है, लेकिन इसमें एक होता है बिजनेस एनालिस्ट, एक होता है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट तो उसके बारे में हम लोग दूसरे कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो होता है कि वो फाइनेंस का जितना डेटा है और जितना इनकम एक्सपेंडिचर का डेटा है और जितना सारा बिजनेस का इनफ्लो आउटफ्लो का जो कैश इनफ्लो जो आ रहा है, कैश जो आ रहा है, कैश जो निकल रहा है, उसका पूरा एनालाइजेशन को जो करता है वो बिजनेस एनालिस्ट ही करते हैं। इसका सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 22K से 35K तक के जाता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं वो है डेटा जर्नलिस्ट। डेटा जर्नलिस्ट एक्चुअली ये डेटा एनालिस्ट के पार्ट से आया हुआ है।
तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको डेटा को मैनेज करना पड़ता है, डेटा से रिपोर्ट बनाना पड़ता है, डेटा से एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है ताकि वो डेटा जो बल्क में वो समझ में आए। इसके बारे में, डेटा एनालिस्ट के बारे में, डेटा जर्नलिस्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग कोई और वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें सैलरी जो होगा वो 20K से 35K तक के रहता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्लर्क में भी ये जितना सारा जो मैंने बताया, एडमिन, रिटेल, अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारा कैरियर में एक्सेल मैंडेटरी है। ये ध्यान में रखिएगा, एक्सेल मैंडेटरी है। एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये तीनों जो MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये जितना सारा जो टूल है उसमें से ये 3 जो मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है, ये हर कैरियर पे आपको, जो आप कैरियर यहाँ पे मेरे लिस्ट में देख रहे हैं वो सारा कैरियर में ये तीनों का होना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल, MS एक्सेल और पावर पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट एक्सेल नॉलेज, विदाउट एक्सेल एक्सपीरियंस, you can't start the career with this list of job career। आपको इसमें आने के लिए, आपको इस सब लाइन में कैरियर बनाने के लिए आपको एक्सेल का जानकारी, एक्सेल का नॉलेज, पूरा फुल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें फार्मूलाज और फंक्शन जो मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ये जो चैप्टर शुरू हुआ है ये कोर्स में, ये जो मेरा एक्सेल का कोर्स जो हमने शुरू किया है यूट्यूब चैनल में, तो इसमें मैं पूरा मैं कोर्स आपको बताऊंगा फार्मूला का। तो उसी बारे में कि आपको ये सब जो फील्ड में आपको नॉलेज, फार्मूलाज और फंक्शन का होना ज़रूरी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्लर्क में आपका इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेटिव जो भी डेटा रहता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट जो ITR का, टैक्स का, इनकम टैक्स का, और भी बहुत सारा जो क्लाइंट का, स्टाफ का, स्टेक होल्डर का, जितना सारा डॉक्यूमेंट रहता है उसको देखना, उसको उस डेटा को मैनेज करना, एक्सेल पे ही काम करना पड़ता है। तो इसका सैलरी 15K से 25K तक के स्टार्टिंग रहता है। तो गाइज ये था कि हम लोग किस तरीके से एक्सेल में कैसे हम लोग करियर बना सकते हैं और अपना एक्सेल को सीख के हम लोग कहाँ कहाँ पे कैरियर को देख सकते हैं। तो ये 9 कैरियर ऑप्शन है जहाँ पे आप एक्सेल को सीख के आप कैरियर को बना सकते हैं, अपना कैरियर को लेके जा सकते हैं, और अपना कैरियर से एक्सेल को सीख करके आप यहाँ पे अपना कैरियर को स्टार्ट करके आप इसमें और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से आप एडमिन हेड बन सकते हैं, अकाउंटेंट से आप अकाउंट्स मैनेजर बन सकते हैं, रिटेल मैनेजर से आप रिटेल हेड बन सकते हैं, हेड ऑफिसर बन सकते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटर से कॉस्ट अकाउंटेंट हेड, कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंस एनालिस्ट से आप चीफ फाइनेंस ऑफिसर तक जा सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इसका हाईएस्ट लेवल प्रोजेक्ट मैनेजर ही है। उसके बाद आप हो तो आप वहाँ पर का मैनेजर बन सकते हैं, आप कोई भी डोमेन का मैनेजर बन सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं वो है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट में आप बिजनेस एनालिस्ट के साथ आप डेटा एनालिस्ट आप कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट में आप सीख सकते हैं, और फिर डेटा बिजनेस मैनेजर भी आप इससे बन सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट से। उसके बाद डेटा जर्नलिस्ट से आप डेटा एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन डेटा साइंटिस्ट में जाने के लिए आपको उसका बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाई कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्लर्क से आप इसमें अकाउंट्स हेड भी बन सकते हैं। अकाउंट्स हेड अलग होता है और एक अकाउंटेंट अलग होता है, तो अकाउंट्स हेड बन सकते हैं, डिपार्टमेंट हेड बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, कहीं के कोई डिपार्टमेंट का हेड बन सकते हैं, या फिर डायरेक्टर वगैरह। आप कहीं ये डायरेक्टर जो है वो कोई भी डोमेन से, कोई भी करियर से आप डायरेक्टर का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ पे क्या करियर क्या देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, वो है एक्सेल। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सेल को ओपन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे रन बॉक्स में ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं Windows+R टिपा तो रन बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे एक्सेल एक्सेल ओपन करेंगे तो ये देख रहे हैं आप कि ये एक्सेल ओपन हो रहा है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहा है, इसीलिए रन हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो देखिए आप लोग ये वाला ओपन हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट जो हमारा जो वीडियो जो चल रहा था, जो लास्ट हमारा वीडियो जो था, क्लास जो था, सॉरी जो मैं क्लास बोलूँ कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, उस क्लास में तो कुछ और था। उसके बाद वाला भी एक क्लास आने वाला है, उसके बाद फिर ये वाला क्लास है।
तो ये जो थर्ड क्लास है, इस थर्ड क्लास में हम लोग ये देखेंगे, ये जो तीसरा क्लास है इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो हम लोग फार्मूला है वो कैसे हम लोग डाल सकते हैं, और इसमें मर्ज वगैरह करने का भी हम लोग कुछ देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हम लोग ये सब भी डिटेल वगैरह देखेंगे कि इसमें, तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्सेल में कि हम लोग और भी बहुत सारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन किस चीज़ के लिए है, किस लिए है वो ऑप्शन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसमें हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमने ये टॉपिक को हमने टच कर लिया था, ये वाला टॉपिक को, ये अलाइनमेंट वाला टॉपिक को हमने टच कर दिया था। ये वाला जो डायगोनल वाला जो फॉर्मेशन जो है, सेल फॉर्मेशन, अलाइनमेंट फॉर्मेशन, उसको भी मैंने टच कर लिया था। और अब हम लोग ये रैप टेक्स्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, रैप टेक्स्ट क्या होता है। ये जो आप रैप टेक्स्ट देख रहे हैं इसका काम क्या है कि सपोज़ हम लोग कुछ लिखते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद इंटर मारते हैं, फिर यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फिर इंटर, फिर यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फिर इंटर। अब हम लोगों ने ये इंटर कर दिया और ये हम लोगों ने, ये हमारा डेटा है। अब सपोज़ देख रहे होंगे आप कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम यहाँ तक है, लेकिन जब हम लोग ने लिखा तो ये कॉलम को पूरा पार करके वो कॉलम के थ्रू चला गया और पूरा ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक आ गया है। ठीक है, ये सब ई कॉलम से लेके ये सब ये कॉलम से लेकर के यहाँ तक आ चुका है। तो आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये पूरा एक्सेल के बाहर चला जाएगा। तो अब आपको एक्सेल के अंदर ही रखना है, तो आप कैसे करोगे? तो करना क्या है आपको, अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो पहले कॉलम को थोड़ा और बड़ा कर लो। करने के बाद आपको ये इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें डेटा है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये रो में सेलेक्ट कर लिया, एक कॉलम का मैंने 1 2 3 4 ये जो रो है इसमें सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसी में मेरा डेटा है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसमें आना है, रैप टेक्स्ट को इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखो ये जितना सारा बाहर निकला होता सेल का वो सेल के अंदर आ गया। अब ये सेल के अंदर पूरा अरेंज फिट हो गया है। अब जिसका जितना लाइन है उसे लाइन के हिसाब से ये अंदर आ गया है। अब इसको अगर हम और थोड़ा टेक्स्ट को बढ़ाते हैं तो देखिए अब ये बाहर नहीं जा रहा है, अब उसके अंदर ही में रहेगा ये वाला। एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये ऑटो एडजस्ट हो गया, ऑटो फिट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये रैप टेक्स्ट को हमने ऑन करके रखा है। नाउ ये तो हो गया रैप टेक्स्ट के बारे में। अब मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा इसका रो को मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं, थोड़ा छोटा कर दूं, तो मैं छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये रो पे आना है। आने के बाद ये जो देख रहे हो आपको ये रो में आपको ये जो एरो बन रहा है कर्सर का, ये एरो नहीं, इसके जो 1 और 2 के बीच में जो लाइन है इसमें आने से ये कर्सर चेंज हो जाएगा। आपको सिंपली इसको बड़ा कर सकते हो या तो फिर इसको छोटा कर सकते हो। तो ये छोटा हो गया, तो जितना लिखा हुआ रहेगा वो बहुत सारा देखिएगा और बाकी का वो छुप जाएगा। तो देखो बाकी सबको वो दिख रहा है। नाउ अब आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसके साइज को फिट कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का क्या कमाल है, जो कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022 31st दिसंबर 2022। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे होगे आप कि ये जो सेल में मैंने ये सेल में लिखा है, बाकी कोई सेल में नहीं लिखा हुआ है, इस सेल में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेल में मैंने लिखा है तो ये पूरा गो थ्रू हो गया है, पूरा इसको क्रॉस करके ये चला गया है इस सेल को। नाउ सपोज मुझे इस सेल को चाहिए कि ये पूरा सेल में आ जाए और इस सेल के साथ साथ बाकी का सेल में भी ये पूरा एडजस्ट हो जाए। मैं ये पूरा सेल को मिलाना चाहता हूँ, मतलब कॉलम F से लेके कॉलम K तक के जितना ये रो का जो कॉलम F से लेके कॉलम K तक की ये पूरा को मुझे मिलाना है, ताकि बीच में और कोई कॉलम ना बचे, ये एक ही रो में आ जाए। तो ये तो एक ही रो में रहेगा, लेकिन ये
पूरा जो है एक ये F कॉलम से लेके K कॉलम तक ये पूरा एक साथ हो जाए। तो उसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है, करने के बाद मुझे इसको मर्ज करना है। तो देखिए ये जितना सारा कॉलम था बीच में वो कॉलम पूरा हट गया। अब यहाँ पे वो कोई भी कॉलम ये अलग अलग नहीं है, ये कॉलम पूरा जो था वो कॉलम पूरा मर्ज हो गया है और मर्ज होके एक साथ आ गया है। तो इसका तो ये मर्ज का ये फ़ायदा है। नाउ अब हम लोग मर्ज में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, इसको क्लिक करेंगे तो ये भी वही बताएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये मर्ज हो चुका है। नाउ अगर मुझे मर्ज हटाना है तो फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये मर्ज हट गया। नाउ अब मुझे फिर से सेलेक्ट करना है, फिर मुझे यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, तो ये देखिए फिर से मर्ज हो गया। वो सेम वही इसका यूज़ है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं मर्ज सेल, तो मर्ज सेल का भी मतलब वही है क्योंकि ये सेल को पूरा मर्ज कर लेगा। नाउ अगर हम लोग चाहते हैं अनमर्ज करना, अनमर्ज मतलब होता है कि मुझे ये जो जैसे पहले था वैसे करना है, तो इसके लिए मुझे सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर से क्लिक करने के बाद ये आ रहा था, उसके बाद यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो गया। नाउ अब हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं और करने के बाद हम लोग को सपोज ये गलती से ये वाला कॉलम आ गया है, ये रो, मुझे ये रो को हटाना है पूरा। ये रो में बहुत सारा करेक्शन है, ये गलती से ये रो में बहुत सारा गलत लिखा हुआ है डेटा, मुझे इसको हटाना है। हटाने के लिए सिंपली करना क्या, आपको ये वाला रो को आपको सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको कर्सर को यहाँ लेके आना है, आने के बाद मीन्स रो में लेके आना है। रो में लेके आने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है ये रो को, या फिर आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिख रहा है डिलीट, आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करें तो यहाँ पे पूछ रहा है ये वाला, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डिलीट शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये डिलीट हो गया, ये वाला जो सेल है ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, ये पूरा सेल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर शिफ्ट सेल अप, इस सेल को ऊपर में शिफ्ट करना है, इंटायर रो करना है शिफ्ट, या फिर इंटायर कॉलम करना है। तो जैसे ये सेलेक्ट है वैसे सेलेक्ट रहने देना है और आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखिए ये पूरा शिफ्ट हो गया, ये पूरा रो ही शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होकर जो लिखा हुआ था वो पूरा हट गया और ये वाला जो बाकी का रो ऊपर में आ गया। तो इसके थ्रू ये तरीके से आप को समझ में आया कि ये वाला आप कैसे कर सकेंगे, ये वाला को आपको कैसा यूज़ करना है। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, आने के बाद अब हम लोग कुछ डेटा देंगे। ओके नाउ अब आप लोग देख रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ ताकि आप लोग को और सही से दिखे ये वाला डेटा। तो आप लोग देख रहे होंगे ये डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे नाम है। तो इसको मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे बोल्ड देना है। तो आपको यहाँ पे डेटा, यहाँ पे मैंने सेव इसको बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, ये तो डेटा हमारा हो गया। अब सपोज़ आपको इनटू करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल फार्मूला है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पहला मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कोई भी फार्मूला जो यूज़ होता है तो सबसे पहला इक्वल टू का साइन मीन्स इक्वल का साइन देना पड़ता है। तो मैंने इक्वल का साइन दिया, देने के बाद मुझे ये सेलेक्ट करना है। करने के बाद मुझे ये सेल सेलेक्ट हो गया, सेल का नाम आ गया है D2 और ये कलर में आ गया है। इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा कलर सेल सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड में इनटू का साइन देना है। देने के बाद फिर आपको ये वाला सेल को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको इंटर प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अब आपको ये बाकी सेल में भी चाहिए, तो आपका जो डेटा रहेगा वो 3 या 5 या 10 नहीं रहेगा, आपका डेटा 1000, 2000, 5000, 10,000 डेटा रहेगा। तो आपको सब अलग अलग करके तो आप नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल ही ट्रिक है, एकदम सबसे इजी ट्रिक और सबसे इजी तरीका वो यही है कि आपको एक फार्मूला को डाल लेने के बाद आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, F2 को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे माउस दिख रहा है, ये वाला डॉट में ये माउस जब ऐसा आ जाएगा तो इसको आप लेफ़्ट माउस से होल्ड करके आपको इसको ड्रैग कर देना है नीचे। जैसे आप ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये आपका इनटू होके आ जाएगा। जो भी इसका रेफरेंस जितना सेल रहेगा वो सारा सेल में ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसके ज़रिए आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इसको करने के बाद अब
एक और चीज़ मिस कर गया मैं, क्यों अब यहाँ पे ये डेट भी है ना। अब इस डेट को हम लोग को करना है काम। इस डेट पे हम लोग क्या करना है, सपोज़ ये डेट है जो मैंने दिया था, इस डेट में मुझे करना है कि इस डेट में मुझे कुछ अलग डेट देना है। सपोज़ शॉर्ट डेट, तो ये शॉर्ट डेट है, इसमें लॉन्ग डेट मुझे करना है। इसको लॉन्ग डेट मतलब कि इसमें जो मंथ होगा, ये मंथ तो फिगर में, इसको मुझे अल्फ़ाबेट में चाहिए। तो इसको करने के लिए मुझे ये वाला सेल को सेलेक्ट करना है। करने के बाद डेट में यहाँ पे आना है, ये वाला जगह में, इसमें रो में आना है, ड्रॉप डाउन रो में इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉन्ग डेट में क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखिए ये वाला जो डेट था, ये डेट चेंज हो गया। चेंज हो के इसमें डेट वही है, ईयर वही है, लेकिन मंथ जो है वो फिगर में से हट के मंथ का नाम आ गया है। तो इस ज़रिए आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ अब इसमें आप इसको और भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस इन द सेंस, अगर आपको कुछ और चाहिए, सपोज़ इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे मोर में आना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फाइल या प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें नंबर में आना है। आने के बाद कैटेगरी में आप लोगों को डेट सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको जो सैम्पल है वो सैम्पल दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है, देखिए आप फॉर्मेट कि ये नॉर्मल फॉर्मेट है। ये नॉर्मल में हर फॉर्मेट में चेंजेस है। ये फॉर्मेट में चेंजेस क्या है, 1403 और ये इतना है। यहाँ पे 14 मार्च आ गया है 03 के बदले, यहाँ पे 1403 2012 है। यहाँ पे ये 20 हट गया, ये 12 है। तो ये सारा फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये हर फॉर्मेटिंग अलग है, एक दूसरे से अलग है। तो नाउ अगर आपको चाहिए कि मुझे ईयर को पहले करना है और डेट को लास्ट में करना है और मिडिल में मंथ रहेगा, तो आप इसको कर सकते हैं ये वाला सेलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे ईयर पहले है, मंथ बीच में है, उसके बाद डेट लास्ट में है। इसके अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा ये चेंज हो गया। अब सपोज इसमें फिर फॉर्मेटिंग करना है मुझे, तो फिर से हमको वहाँ आना है। आने के बाद अब मुझे इसको और थोड़ा चेंजेस करना है। सपोज़ मुझे ये डैश नहीं चाहिए, मुझे डॉट चाहिए। तो डॉट के लिए मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे आप लोग लोकेशन को आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे के वैसे रहेगा। और ये वेस्टर्न कैलेंडर, यहाँ पे वेस्टर्न कैलेंडर, ये एक्सेल में वेस्टर्न कैलेंडर ही सेट किया हुआ है और कोई कैलेंडर नहीं आ सकता। उसके बाद आप लोग ओके करेंगे तो देखिए ये वाला चेंज हो गया। फिर से मुझे अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर डेट में आऊँगा, फिर यहाँ पे मुझे नीचे आना है। आने के बाद मुझे यहाँ पे मार्च में सेलेक्ट करके, तो ये देखिए फिर से वैसे हो गया जैसे पहले था। तो अगर आपको ये वाला कॉलम को आपको फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहला मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ, पहले से अनफॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझ में आएगा ईज़िली। तो सपोज़ मैं यहाँ पे डेटा मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये हेडर है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज़ फॉर्मेटिंग करना है मुझे ये डेटा को, लेकिन हेडर को कुछ नहीं फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए सिंपल यही ट्रिक है कि यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अनटिक कर देना है। अनटिक अगर हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कॉलम ले लेगा। लेने के बाद मैं यहाँ पे अगर ओके करता हूँ तो देखिए एक्स्ट्रा कॉलम एक ले लिया, इसलिए लिया ताकि उसको वहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन लाना था, क्योंकि फ़िल्टर का ये जब भी आप टेबल आप डालेंगे तो फ़िल्टर का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये वाला कॉलम को इसने छोड़ दिया, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं आया। तो इस ज़रिए आप इसको काम कर सकते हो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो गाइस थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक।